जय हिंद 11th क्लास। तो पिछले वीडियो अपना बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, उसकी वजह से अधूरा रह गया था। उसमें अपन बात कर रहे थे दूसरे नियम की, स्थिर अनुपात का नियम, जिसके बारे में आपको बता रहा था। स्थिर अनुपात का जो नियम था ये वैज्ञानिक जोसेफ लुई प्राउस्ट ने सन 1799 में दिया था। सन 1799 में वैज्ञानिक जोसेफ लुई प्राउस्ट ने एक नियम दिया है जिसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर को निश्चित भी कहते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम होता क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। तो ये है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, जिसे दिया है सन 1799 में वैज्ञानिक जोसेफ लुई प्राउस्ट ने। पहले सुन लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ आपको। तो ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। तो सबसे पहले यौगिक की बात कर लेते हैं। यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस पदार्थ को कहते हैं यौगिक। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं, जल बना लेते हैं, तो H2O ये हमारा यौगिक है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। यानी इस यौगिक के, ये जो यौगिक है हमारा, इस यौगिक की बात कर लें, इसमें इसके अवयवी जो तत्व हैं, मतलब जिनसे ये मिलकर बना हुआ है, वो कौन कौन है? हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है हमारा। बात आ गई समझ में? यौगिक जिनसे मिलकर बना होता है, जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, वो उसके अवयवी तत्व कहलाते हैं। वो उसके क्या कहलाते हैं? अवयवी तत्व। इतना समझ में आ गया? तो एक बार नियम फिर से पढ़ रहा हूं, फिर यहां पर समझा देता हूं। तो नियम कहता है कि किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। मतलब जैसे कि बात कर लेते हैं जल की। जल अपन कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, कई विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। बरसात का पानी होता है, समुद्र से प्राप्त कर सकते हैं, तालाब से प्राप्त कर सकते हैं, नदियों से जल को प्राप्त कर सकते हैं, ट्यूबवेल से प्राप्त कर सकते हैं, या किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जल प्राप्त किया जा सकता है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराकर जल प्राप्त किया जाता है। तो जल को विभिन्न प्रकार की बहुत अलग अलग विधियों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित होगा। और वो कितना होगा? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 ही होगा। तो चाहे जल को किसी भी विधि से प्राप्त कर लो, चाहे कोई सा भी पानी ले आओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर निकाला जाएगा तो वो कितना आएगा? 1:8। तो तभी तो ये नियम कहता है कि किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। बात आ गई समझ में?
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में लिख सकते हो, नदी का जल हो, कुएं का जल हो, जल को चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, चाहे वो कुएं का हो, तालाब का हो, प्रयोगशाला में बनाया गया हो किसी विधि के द्वारा, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा बनाया गया हो जल, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव कितना होता है, 1:8। तो ये था स्थिर अनुपात का नियम, जिसे सन 1799 में जोसेफ लुई प्राउस्ट ने दिया था। एक बार फिर से समझ लीजिए, नियम कहता है कि किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, उनका अनुपात निश्चित होगा, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, तो ये था स्थिर अनुपात का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा हो गया है, तो 2 नियम पढ़ लिए अपन ने, रासायनिक संयोग के नियम। तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नियम है हमारे पास, तीसरा नियम कहलाता है गुणित या सरल अनुपात का नियम। गुणित या सरल अनुपात का नियम। गुणित या सरल अनुपात का नियम इसे दिया था सन 1803 में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने दिया था सन 1803 में गुणित या सरल अनुपात का नियम। ठीक है, ये नियम होता क्या है वो सुन लीजिए। ये नियम क्या कहता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके या आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, तो वे सदैव सरल अनुपात या गुणित अनुपात में होती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, सदैव एक सरल अनुपात या गुणित अनुपात में होती हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, एक बार सुन लीजिए, सुन लिया आपने, अब यहाँ पर लिख लेते हैं इस नियम को। तो नियम कहता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके या क्रिया करके, आपस में संयोग करके या क्रिया करके, संयोग करके 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व की निश्चित तत्व की नहीं के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, सदैव सरल अनुपात या गुणित अनुपात में होती है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये था सरल अनुपात का नियम या गुणित अनुपात का नियम। फिर से सुन लीजिए क्या कहता है सरल अनुपात का नियम या गुणित अनुपात का नियम। तो ये नियम दिया है सन 1803 में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने। नियम क्या कहता है देख लीजिए। नियम कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, सदैव एक सरल अनुपात या गुणित अनुपात में होती हैं। ठीक है, लिख लेना आप लोग इसे कॉपी में, और इसे अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको, एक बार फिर से बोल देता हूं क्या कहता है ये नियम। तो ये नियम कहता है, स्थिर गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, सदैव एक
सरल अनुपात या गुणित अनुपात में होती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। या एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकते हैं या आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करता है। नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण करता है। तो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है और उनमें सरल अनुपात या गुणित अनुपात का नियम कैसे लगता है वो देखते हैं यहाँ पर टेबल के द्वारा। ठीक है, एक टेबल अपन बना लेते हैं, ये थोड़ा ऑटो फोकस हो रहा है इसका, है ना। ये चलिए देखते हैं यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ये अपने आप अभी थोड़ा सही हो जाएगा, देखने लगेगा, जब बोर्ड पे लिखूंगा हो सकता है सही हो जाए। तो एक टेबल है हमारे पास, मान लो सबसे पहले क्रमांक, इधर लिखे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इधर उनका सरल अनुपात या गुणित अनुपात, सरल अनुपात या गुणित अनुपात देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला है हमारे पास N2O, नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस। वैज्ञानिक हेनरी डेवी ने इसकी खोज की थी। एक दिन वो अपने लैब में कुछ प्रैक्टिकल कर रहे थे तो अचानक से वो जोर जोर से हंसने लगे, तो उन्होंने देखा कि उनकी लैब में एक अज्ञात गैस आ गई है और वो गैस थी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड नाम दिया उन्होंने इसको, और ये हंसाने वाली गैस। तो जब अपन इसके संपर्क में आ जाते हैं तो पागलों की तरह हंसने लगते हैं बिना बात के। ठीक है, तो पहला है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। दूसरा NO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरा हमारे पास N2O3, दो नाइट्रोजन है, दो को कहते हैं डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। तीन ऑक्सीजन है तो ट्राई ऑक्साइड। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पाँच के लिए पेंटा, छः के लिए हेक्सा, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड हो गया। तीसरे के बाद चौथा N2O4, देखिए दो नाइट्रोजन है मतलब डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। चार हैं तो चार के लिए टेट्रा ऑक्साइड, ऑक्सीजन है यहाँ पर चार ऑक्साइड। ठीक है, पांचवा N2O5, दो नाइट्रोजन है, दो का मतलब डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। पांच ऑक्सीजन है मतलब पांच को कहते हैं पेंटा ऑक्साइड। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड हो गए। नाइट्रोजन जो है वो आपस में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और इतने ऑक्साइड बना लेती है। चलिए देखिए अब इनमें बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। इस तरफ देख लो, यहाँ पर समझ लो पहले। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 आवर्त सारणी में देखा हो, अगर आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, बेसिक चीज़ें थी। तो उसका परमाणु भार 14 होता है, एक का 14 होता है। नाइट्रोजन एक का परमाणु भार कितना है? 14। ऐसे ही ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 8 दूनी 16 होता है एक का। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, एक नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें कितने नाइट्रोजन है? 2। एक का है 14, दो का कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 अनुपात। ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, तो ये 16 ही लिखा है यहाँ पर। इधर बढ़े, नाइट्रोजन एक का कितना होता है? 14 अनुपात ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ये 16 का 16 ही लिखा। आगे बढ़े, दो नाइट्रोजन है, एक का 14, दो का 28 अनुपात। ऑक्सीजन 3 है, एक का 16 है, 3 का 16 तिया 48 हो जाएगा यहाँ पर। इधर बढ़े, दो नाइट्रोजन, एक का 14, दो का 28 अनुपात। 4 ऑक्सीजन, एक का था 16, 4 का 16 चौके 64 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, दो नाइट्रोजन, एक का था 14 तो दो का 28 अनुपात। 5 ऑक्सीजन, एक का था 16 तो 5 का 16 पंचे 80, ये हो जाएगा। अब सॉल्व कर लें, थोड़ा और सॉल्व कर लें। देखिए इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे छोटा है, ऐसे रूप में लिख देना है अपने को। ठीक है, एक एक के रूप में। एक नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16, तो एक एक के वाले रूप में। देखो इसमें 14 से भाग जा रहा है
14 से भाग जा रहा है या 2 से भाग जा रहा है, 14 इस रूप में लिखेंगे एक एक वाले के रूप में, 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, अनुपात 2 अट्ठे 16 या 8 दूनी 16, यही होगा। ये तो ठीक है, 14:16 इसी रूप में लिखना है अपने को, एक एक के रूप में, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन वाले के रूप में अपने को लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये हो गया, तो ये सबसे छोटा था, थोड़ा इसको छोटा कर लिया, तो ये हो गया 14, यहाँ पर हाँ भाग दीजिए, 8 दूनी 16 और ये और भाग दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 24, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दीजिए इसमें 14, इसमें 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इसमें 2 से भाग दीजिए 14, इसमें 2 से भाग दीजिए 2 चौके 8 यानी 0, 40, ठीक है। यही आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद 2 का भाग इसमें दिया, 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 तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो एक तत्व था हमारे पास ऑक्सीजन और दूसरा तत्व क्या था, नाइट्रोजन, यही था। तो सरल अनुपात या गुणित अनुपात का नियम, एक बार फिर से बोल रहा हूं, क्या कहता है सरल अनुपात या गुणित अनुपात का नियम कहता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, ये रही एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, जो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान, जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, सदैव एक सरल अनुपात या गुणित अनुपात में होते हैं, ठीक है। तो एक तत्व की ये भिन्न भिन्न मात्राएं हो गई, दूसरे तत्व का ये निश्चित द्रव्यमान होगा, इसी सहयोग कर रहे हैं। सरल एक कैसे अनुपात में, सरल अनुपात या गुणित अनुपात, ये रहा गुणित अनुपात। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, हो गया। कौन सा अनुपात है ये, कौन सा अनुपात है, गुणित अनुपात है कि नहीं है गुणा के रूप में। तो ये था हमारा तीसरा नियम। तो अपन ने रासायनिक संयोग के 3 नियम पढ़ लिए हैं, तो आप इन तीनों नियमों को अच्छी तरीके से पढ़ना, इन्हें कॉपी में लिखते चलना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, मैंने बोला है आप लोगों को जल्दी से मैं आपको फिजिक्स के वीडियो भी देने वाला हूँ, तो आप लोग देखते चलना इनको, ठीक है। फिर आने वाले टाइम में क्या है, अभी टाइम मिल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। सुबह से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है सुबह 7:30 बजे से, और कंटिन्यू 2 बजे तक मेरी क्लास है, कंटिन्यू 2 बजे तक क्लास है। तो मेरे पास खुद का टाइम नहीं बच पा रहा है, खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है मेरे पास। तो काम चलाइए आप लोग, काम क्या चलाइए, आप पढ़ोगे सब समझ में आएगा, ठीक है ना। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, नहीं पढ़ने वाला तो कहीं भी नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। उसे बहाने चाहिए, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेगा, ठीक है। और जो लोग मक्कारी मारते हैं वो मक्कारी मारते रह जाएँ, वो हमेशा मक्कारी मारेंगे, यहीं रह जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो अपने गाँव में ही रहेंगे, आवारों की तरह घूमेंगे। तो जो सो पढ़ना है वो ध्यान से पढ़ते चलो, वीडियो देखते चलो, आपको 100% समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसा ही यहाँ पर हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इसमें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।